रक्तवीर शहीदों का था, हर सपूत बलिदानी था। करगिल पर्वत शिखर पर पवन चला वो तूफानी था। हिम प्रपात बन हिमगिरी से रक्त शत्रु का जमा दिया। विजय दिवस की शौर्य पताका देने वाला वो देश अभिमानी था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। पाकिस्तान के विश्वासघात, भारतीय सेना की वीरता, शहादत और शौर्य की दास्तां, ऑपरेशन विजय की विजय गाथा कौन भूल सकता है। 26 जुलाई का वो दिन जब 1999 में पाकिस्तान की सेना करगिल में घुस आई थी और दुर्गम चोटियों से भारतीय सेना पर हमला कर दिया। इंडियन आर्मी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और मां भारती पर कोई आंच नहीं आने दी। विश्व के इतिहास में करगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शुमार है। 25 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारतीय रणबांकुरों ने जम्मू कश्मीर के करगिल जिले की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे भारतीय जाबाजों के सामने मुश्किलें तो कई थीं। देश को 500 से ज्यादा वीर सैनिकों की शहादत देनी पड़ी, लेकिन भारतीय जवानों ने हार नहीं मानी। अदम्य साहस का परिचय दिया। 60 दिनों तक चले युद्ध में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार ने भारतीय शूरवीरों ने देश के लिए करगिल विजय की कभी न मिटने वाली शौर्य गाथा लिख दी। करगिल युद्ध वो चौथा मौका था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा और पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी। तो आज करगिल दिवस की 25वीं सालगिरह पर हम एक बार फिर से याद करेंगे हमारे शूरवीरों की इस शौर्य गाथा को। चर्चा में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना, करगिल युद्ध के नायक, वॉर वेटरन ऑफ करगिल विजय। ही वॉज एन आर्टिलरी ऑफिसर एंड FOO विद 2 राजपूताना राइफल्स इन करगिल वॉर। बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। थैंक यू। और दूसरे मेरे खास मेहमान जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रवि अरोड़ा, चीफ एडिटर हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू। करगिल लड़ाई के दौरान आपकी तैनाती आर्मी हेडक्वार्टर में थी। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। मेहरबानी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि आज रजत जयंती के मौके पर, करगिल दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल के शूरवीरों को नमन करते हुए क्या कुछ कहा। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और पहला सवाल कैप्टन अखिलेश सक्सेना मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। इस दिन को 25 बरस गुजर गए और आप तो उसके दृष्टा थे, उसका हिस्सा थे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लड़ी गई ये लड़ाई, और जब 3 ऑपरेशन से 60 दिनों की कठिन लड़ाई के बाद फहराया तिरंगा, कैसे याद करेंगे आज करगिल के उस दिन को। जब भी कारगिल का ये कारगिल विजय दिवस आता है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। देखिए, हम लोग बहुत त्यौहार मनाते हैं, होली, दिवाली, सब कुछ मनाते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ा पर्व है। और ये पर्व मेरे लिए 2 अलग अलग चीज़ें लेके आता है। बहुत प्राइड, बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ जो हमने और हमारे साथियों ने उन 60 दिनों में, उन 2 महीनों में अचीव किया। बिकॉज ये लड़ाई इम्पॉसिबल लड़ाई थी जीतने के हिसाब से, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके साथ जब भी मैं उसको याद करता हूं, मैं अपने उन साथियों को भी याद करता हूं जो मेरे साथ थे, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापर, मेजर आचार्य, की देयर वर सो मैनी ऑफिसर्स जो मेरे साथ थे और आज वो नहीं है।
लेकिन जब भी हम इस दिन को याद करते हैं, अपनी विजय को, हम उन लोगों को नहीं भूल सकते। और ऐसे बहुत सारे लोग जो आज जिंदा तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने किसी अंग का बलिदान दिया है या अपना ब्लड, उन्होंने खून बहाया है देश के लिए। तो इस देश को जब हम याद करते हैं तो उन लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है आज के। तो बिल्कुल बहुत कठिन लड़ाई थी। इनफैक्ट मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था और मेरी नई नई शादी हुई थी। हम जस्ट आके गेस्ट रूम में थे। इनफैक्ट हम लोगों ने अभी अपना सामान भी नहीं लगाया था। बिल्कुल, मैंने पढ़ा है कि 1999 में आपकी शादी हुई थी और आपको पता भी नहीं था कि आपकी पोस्टिंग वहाँ हो गई है। बिल्कुल। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे, मेरी SOS पोस्टिंग आई, विच इज़ कॉल्ड बहुत अर्जेंट पोस्टिंग, राइट। तो उस समय तक लोगों को नहीं पता था कारगिल में क्या हो रहा है, मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। और इमीडिएटली फिर फिरोजपुर से मैंने कारगिल की तरफ मूव किया और मेरी वाइफ देहरादून चली गई। लेकिन जब हम कारगिल पहुंचे तो जो उसकी हालत थी, जिस कंडीशन में हम थे, वो बिल्कुल अलग थी। एनिमी ने धोखे से सारी पहाड़ियां जो NH1 के साथ साथ जाती थी, और NH1 हमारे देश का राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरे लेह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर को देश के साथ कनेक्ट करता है। ये देश का नेक भी कहलाया जाता है। और एनिमी ऊपर बैठा था, लगातार फायरिंग कर रहा था वहां से, और उसका मकसद था कुछ भी उस रोड से आगे ना जाना पाए। लार्जर स्कीम थी कि लेह लद्दाख और आपका जो सियाचिन ग्लेशियर है वो डिस्कनेक्ट हो जाए और विंटर में आप उनके पार्ट्स पे कब्जा कर सको। इनफैक्ट एनिमी अपनी स्कीम में 99% कामयाब हो गया था, क्योंकि सबसे बड़ा काम उसके लिए था कि चुपचाप इन विंटर वेकेटेड पोस्ट पे आओ और ऊपर कब्जा कर लो। उसने कब्जा कर लिया था, बंकर बना लिए थे, और उनके सारे हथियार, वेपन्स का मुंह हमारी तरफ था जी। और कंडीशन ये थी कि ये पहाड़ियाँ 70 से 85 डिग्री के ग्रेडियंट पे थी, जिस पे हमारे जवानों को ऊपर चढ़ना था। और वो भी खाली नहीं, अपने कंधे पे 40 से 45 किलो का वेपन और अम्यूनिशन लेके, क्योंकि आप दुश्मन बंकर्स में बैठा है लेकिन आप खुले में हो, वो आपको देख सकता है जी। तो बहुत कठिन स्थिति थी। इवन -18 डिग्री में सेंटीग्रेड में टेम्परेचर था, जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल था। और हमारे पास आर्म्स, अम्यूनिशन, इवन बेसिक चीज लाइक स्नो बूट्स। आप स्नो की लड़ाई में लड़ने जा रहे हो, लेकिन हम तैयार नहीं थे, तो हमारे पास उतनी क्वांटिटी में स्नो बूट्स नहीं थे, नाइट बाइनोकुलर्स नहीं थे। वो तो छोड़िए, इवन पूरा फूड एंड वाटर की भी परेशानी थी। ऊपर अगर हमें 2 दिन में एक बार खाना मिल जाए पोस्ट में, तो एक बहुत बड़ा लक था। तो इन परिस्थितियों में भारतीय सेना ने न केवल ये लड़ाई लड़ी, बल्कि जीत के भी दिखाया। तो बहुत गर्व होता है मुझे। और जीत ऐसी जो स्वर्णाक्षरों में लिखी गई, इतिहास के पन्नों में दर्ज है और अमिट है। मेजर जनरल रवि अरोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, करगिल दिवस, उस दिन को 26 जुलाई 1999, आज 25 वर्ष पूरे हो गए। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी, उस दिन को आप किस तरीके से, आपकी मेमोरी में वो दिन है, और दूसरा उससे जो लेसन्स मिले हैं, जो सबक मिले हैं, जो लर्निंग्स हुई हैं। ये कारगिल की जो जंग थी, इससे तो बहुत सारे लेसन निकल के आए, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई, जिससे कि पूरे सारी फील्ड्स में, चाहे वो इंटेलिजेंस है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, हायर डिफेंस मैनेजमेंट है, सब के बारे में जांच हो कि क्या क्या कमी पेशियां हैं। और फिर उस पर उन्होंने 1 साल के बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बिठाया, जिन्होंने टास्क फोर्स बनाई, और उसमें काफी कुछ अमल किया गया। अभी बहुत कुछ बाकी है, मगर ये देखें, जब तक आप सबक नहीं सीखेंगे तो फिर से जंग होगी। जैसे कि लास्ट हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, इसका मतलब था कि आप बेशक स्पीक सॉफ्टली बट कैरी द बिग स्टिक। उसके बाद ऐसा हमला नहीं हुआ है। यस, आतंकवादी हमले हुए हैं, कारगिल के बाद भी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ऑपरेशन पराक्रम करना पड़ा, मुंबई में अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ, बट इस किस्म की मिस एडवेंचर पाकिस्तान से नहीं हुई। वो सोचता था कि भारत जो है और आर्म्ड फोर्सेस और जो गवर्नमेंट है वीक है, वो हमारे साथ जंग नहीं कर सकते। अभी 1998 में ही उन्होंने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था हमारे जवाब में, और अब तो हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, अब हम मन मर्जी कर सकते हैं। मगर भारतीय सेनाओं ने और एनडीए गवर्नमेंट ने उस टाइम ऐसा रिजॉल्व दिखाया कि 2 डिवीजन
30,000 कॉम्बैट ट्रूप्स, 120 मीडियम गन्स और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, 19,000 टन एम्यूनिशन का इस्तेमाल करके इन 60 दिन में उनको कारगिल हाइट से बाहर पूरी तरह से निकाल दिया। मेरे ख्याल में अभी दोबारा इस किस्म की वो जंग लड़ने से काफी हिचक। जी कैप्टन अखिलेश, 60 दिनों तक ये युद्ध चला, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को और सबको यही बताना चाहता था कि ये मेरे सिपाही नहीं है, पाकिस्तान के सिपाही नहीं है। नहीं तो अगर आप एलओसी क्रॉस करते तो इंडियन फोर्सेस को भी एलओसी क्रॉस करने का मौका मिलता। वो पूरे मीडिया को यही बताता रहा ये आपके टेररिस्ट है, इंडिया के, उनके मुजाहिदीन हैं जो ऊपर पीक पे जाके बैठ गए। तो जब हम लोगों ने उनको कैप्चर किया और जब लड़ा तो उसमें से कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं था, वो सब या तो कुर्ते पैजामे में थे या ट्रैक सूट में थे। उन लोगों को बोला गया था कि आप अपने आई कार्ड ऊपर छोड़ के आइए, तो वो दिखाना चाह रहे थे और वो ऐसे चिल्ला के थे कि हम अफगानिस्तान में लड़के आए हैं, हम टेररिस्ट हैं। तो ये एक इंटरनेशनल मीडिया को धोखे में रखने की साजिश थी पाकिस्तान की। तो जब हमें शुरू के अटैक्स के बाद जब हमें कंफर्म हो गया कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये पाकिस्तान की आर्मी है और ये एक ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आके एक पहाड़ी पे बैठ गए, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति है जिसमें आपकी दराज से लेके बटालिक से लेके सारी पहाड़ियों को आपने एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से कब्जा कर लिया है। और जब भी एक जगह अटैक होता था बाकी पहाड़ियों से वो लोग आते थे और उसको सपोर्ट करते थे। इट्स वाज ए फुल पाकिस्तान आर्मी। इनफैक्ट टोलोरिंग के बाद तो हमें 2-3 लोगों के आई कार्ड, उनके लेटर भी मिल गए थे जो हमने इंडियन गवर्नमेंट को दिए थे यूएन के लिए। तब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से। और जब हमने टोलोलिंग की जंग लड़ी तो उसमें पहली बार, जैसे सर ने बताया, आर्टिलरी को फुल फोर्स की तरह यूज किया गया। पहले हमें लग रहा था कि शायद इन्फेंट्री अपने बल पे भी ये कर लेगी, थोड़े से लोग हैं, बट उन कठिनाई भरे इलाकों में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक एक कदम लड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि दुश्मन लगातार ऊपर से फायर कर रहा था और ऊपर बैठा हुआ आदमी 100 टाइम्स मोर पावरफुल होता है। एंड जैसे ही हम अटैक शुरू करते थे पाकिस्तान आर्टिलरी की भयंकर भीषण बमबारी होती थी। तब टोलोलिंग के अटैक में पहली बार कर्नल रविन्द्रनाथ जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि मुझे गन्स का सपोर्ट चाहिए और मैं सारी गन्स का फायर डायरेक्ट कर रहा था। टोलोलिंग पहला अटैक था जब हमने 120 गन्स, और एक गन्स का गोला मैं आपको बताना चाहता हूं 42 किलो का होता है और इट्स लाइक मैसिव, जब ये गिरता है इसका किलिंग जोन बहुत होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। और फिर हमने एयरफोर्स के पास गए। हमें लगा कि जब तक हम तीनों सेनाओं को यूज नहीं करेंगे अपने एडवांटेज के लिए, तब ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया। और उसका महत्व बहुत था क्योंकि शुरू में जब एयरफोर्स ने थोड़ा नीचे आके स्ट्राइक करने की कोशिश करी तो उन्होंने हमारे लोगों को मार गिराया। इनफैक्ट आपको याद होगा हमारा एक हेलीकॉप्टर शॉट हुआ था, नचिकेता का जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे उनका शॉट किया गया था और वो उन्हें कैद कर लिया गया था। विंग कमांडर आहुजा के हेलीकॉप्टर को शॉट किया गया था और उनको कैप्चर कर लिया गया, उनके प्लेन को। उसके बाद वो लोग काफ़ी ऊपर से थे, उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार बमबारी की। तो उससे एनिमी के ऊपर एक खौफ आया कि इंडियन एयरफोर्स कभी भी अटैक कर सकती है। लेकिन यस, एयरफोर्स की लिमिटेशंस थी क्योंकि उनके लिए ये बहुत क्लियर था कि आपको एनिमी लैंड में नहीं जाना, आपको केवल अपनी एलओसी के अंदर बमबार करना है, तो लिमिटेड थी। नेवी के साथ हमने ऑपरेशन तलवार शुरू किया जिसमें कि नेवी ने आगे बढ़ के जो उनका कराची पोर्ट है उसके ऊपर दबाव बनाया और वो इंडियन ओशन में आगे बढ़ गए थे, जिससे पाकिस्तान के ऊपर वहां पे बना जल, थल और तो ये आकाश, चारों तरफ से अटैक, तो तीनों तरफ से हमने फोर्स बनाया। बट लार्जली ये जो बैटल थी, क्योंकि ये पहाड़ों की लड़ाई थी और ये एक ऐसी लड़ाई नहीं थी कि जिसमें आप वाइड स्प्रेड एयरफोर्स को यूज कर सकते हैं जैसे डेजर्ट की होती है, तो हमने बहुत स्पेसिफिक जगह एयरफोर्स को यूज किया, बंकर्स बस्टिंग एंड ऑल। बट 90% ये लड़ाई जो होती है इन्फेंट्री आर्टिलरी द्वारा लड़ी गई और एक एक बंकर, एक एक पीक पे लोग आगे बढ़े और बहुत बहुत बलिदान दिए गए। मतलब अगर मैं आज भी अपने लोगों को याद करता हूँ, मंजर ये था कि मेरे साथी सामने गिर रहे हैं, लहू में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं शायद 2 पल के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है, नहीं तो लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। तो हम लोग हमेशा एक स्टैटिक्स देते हैं, हम फैक्ट देखते हैं, बट हर फौजी जो ये इमोशनल मैटर से डील करता है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अपने
अपने हाथों से अपनी फैमिली को लास्ट लेटर लिखना, सेइंग कि शायद मैं कल, आप बता नहीं सकते कि आप इतने इंपॉर्टेंट पे अटैक पे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बातें कहते हुए मैं देख सकती हूँ कि आपकी आंखों में पानी उतर आया है। बिल्कुल, जो लड़ाई जो सीमा पे लड़ी जाती है और जो लड़ाई दिल के अंदर लड़ी जाती है, बहुत टफ होती है वो सिचुएशन। करगिल युद्ध की शुरुआत हम जानते हैं 1971 में ही भारत पाकिस्तान के युद्ध से उसके बीज जो हैं वो पड़ चुके थे। 1999 का लाहौर समझौता जो है वो भारत पाकिस्तान ने उसको तोड़ा और ऐसे पीछे से चुपके से जिस तरीके से घुसपैठ की। करगिल की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो करगिल की वो जगह स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आज भी? यस, ये अभी के लिए नहीं, ये जब कारगिल की जंग हुई तभी नहीं ये पता लगा कि पाकिस्तान नेशनल हाईवे 1 को काट सकता है और आगे श्रीनगर और लद्दाख का रास्ता काट सकता। अब तो खैर हमने 2 और रास्ते बना लिए हैं, बट उस समय बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंस 1947 से है जी। जोजिता के थ्रू सब कुछ जाता था कारगिल को भी, और आगे स्कार्डू और नॉर्दर्न एरियाज का कनेक्शन कारगिल से ही है। कारगिल से अभी तक स्कार्डू तक एक रोड है, इस्तेमाल नहीं होती, 1949 में बंद कर दी गई थी। बट मेन तो ये था कि हमने 1965 में 71 में लड़ाई के बाद जो सबक नहीं सीखा, 93,000 प्रिजनर वापस कर दिए। हमें चाहिए था कि कारगिल के आसपास जितनी भी हाइट्स हैं वो हम रखें, और भी एरिया मांगे, क्योंकि एरियाज एक्सचेंज किए गए, जो हमने कब्जा किया था वापस किया गया, कुछ भी वापस नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट और भी हमें जो हम क्लेम करते हैं उन पे भी कब्जा कर लेना चाहिए था। तो ये सबक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेन तो ये है कि जब से सियाचिन ग्लेशियर में हमने जाके डिप्लॉयमेंट की कि पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई ना कर ले, तब से 1984 से ही पाकिस्तान प्लान बनाया जा रहा था कि हम कुछ करें कश्मीर में करें, कारगिल में करें। बट जब भी पाकिस्तान की फौज ने ऐसे सजेशन दिए कि हमें कारगिल पे जाके कब्जा कर लेना चाहिए, और वो ऐसी जगह है जहां से नेशनल हाईवे 1 सबसे नजदीक पड़ता है, और उनकी हाइट से नेशनल हाईवे 1 दिखता भी है, गोलाबारी भी होती है जी। बट जब भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बोला, उनकी गवर्नमेंट ने ना कर दी, चाहे वो जियाउल हक था, करामत था, शुरू में मुशर्रफ भी था। इस करके जनरल मुशर्रफ ने फिर बिना गवर्नमेंट को बताए साजिश की कि हम अपने आप ही ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और हमें फतेह मिल जाएगी। फिर जब नवाज शरीफ को पता लग गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर भी उनको मना लिया गया कि ये आप इतिहास में सबसे ऊपर उभर के आएंगे कि आपने कश्मीर पर दोबारा कब्जा किया और कारगिल पे किया और सफलता पाई। तो वो भी चुप हो गए, मगर कुछ ही दिनों बाद पता लगा कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी उनके लिए। जी बिल्कुल। कैप्टन अखिलेश, आपके पास आना चाहूँगी। ये 60 दिन का जो पूरा युद्ध था, मैं उस पल को मैं चाहूँगी जो आपके लिए सबसे यादगार उस वक्त रहा। कैप्टन विक्रम बत्रा आपके साथ ही थे उस दौरान। कोई ऐसा पल जो आज भी आपके जहन में, हालांकि हर पल बहुत चुनौतीपूर्ण था, हर पल बहुत भावपूर्ण था, एक एक पल आप देश के लिए जी रहे थे, लेकिन कोई ऐसा यादगार पल जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? तो काफ़ी ऐसे पल हैं जो शायद मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गए हैं, और मुझे लगता नहीं 25 साल निकल चुके हैं जब भी मैं पीछे देखता हूँ। तो जो लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, जैसे मुझे 1-2 वाकया कैप्टन विक्रम बत्रा का मैं आपको बताता हूँ, आपने उनकी बात किया तो जब हमने टोलोलिंग जीत लिया था और हम के लिए अटैक कर रहे थे, नेक्स्ट अटैक उनकी यूनिट को मिला था 13 जैक को, तब वो आए थे। तो हम 2-3 दिन साथ रुके थे, दिन रात साथ थे, चट्टानों की ओट में नेक्स्ट अटैक की वो योजना बना रहे थे, और हम उन्हें गाइड कर रहे थे कि किस तरह से दुश्मन बिहेव करता है, किस तरह से उसका अटैक रहता है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा बहुत ही जांबाज और जिंदा दिल ऑफिसर थे, राइट। सो जब हम एक टैक्टिक्स बना रहे थे तो मुझे याद है कि मैं उन्हें बता रहा था कि एनिमी हमेशा स्नाइपर्स का यूज़ करता है, और स्नाइपर का कैसे यूज़ करता है कि मान लीजिए सामने पहाड़ी है, आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो अपने कुछ स्नाइपर को साइड में भेज देंगे जो नीचे उतर के साइड से आएंगे, और जब इंडियन आर्मी अटैक कर रही होगी तो वो ट्राई करेंगे जो भी उसका लीडर है, लीडर को स्पॉट करने की और दूर से उसको शॉट लेने की, जिससे अगर लीडर की डेथ हो जाए तो आपका अटैक पूरा रुक सकता है। तो जनरली हम लोग ये चीज़ दिमाग में नहीं रखते, बट पाकिस्तान उस समय इसको काफ़ी यूज़ कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं और चट्टानों की आड़ में आप 2-4 लोगों को भेज सकते हो। तो जब मैंने उन्हें बताया
तो उनका ये जवाब था कि सर आपकी नई नई शादी हुई है, बट फिर भी आप लोगों ने टोलो लिंक की लड़ाई में जाने से पहले आपने कुछ नहीं सोचा सुरक्षा के बारे में, आप लोग केसरिया बाना पहन के चले और आपने जीत हासिल की। मुझे भी 0.5140 की ये लड़ाई जीतनी है। और जो आप बोल रहे हैं कि स्नाइपर का, तो अभी पाकिस्तान के अम्नीशन डिपो में अभी वो गोली ही नहीं बनी जिसपे कैप्टन विक्रम का नाम हो, तो बहुत जिंदा दिल ऑफिसर थे। लेकिन ये पल जैसे आप कह रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ इमोशनल पार्ट होता है। दूसरा पल मुझे याद है, जब मैं और कैप्टन विजयन थापर लास्ट अटैक में जाने से पहले हम दोनों अपनी फैमिली को लेटर लिख रहे थे। तो विजयन थापर की शादी नहीं हुई थी, वो अपने माँ बाप को लेटर लिख रहे थे, और क्योंकि हमें लग रहा था कि अटैक बहुत डिफ़िकल्ट है, पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन ये पक्का था कि हम जीतेंगे तभी वापस आएंगे, अदरवाइज वी विल कीप फाइटिंग टिल द लास्ट। तो जब वो लेटर लिख रहे थे तब हमारे मतलब ऑब्वियसली वो इमोशनल पार्ट था, तो हम लोगों ने वो साथ वो लेटर बैठ के लिखा था, और मैंने भी अपनी मदर को लेटर लिखा था। और कुछ उसमें से ये था कि शायद जब आप व्हेन यू ग्रो ओल्ड आई वांट टू टेक केयर, मैं आपका ध्यान रखना चाहता था, मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था, लेकिन शायद मैं नहीं होऊंगा जब आपको मेरी ज़रूरत होगी। क्योंकि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है, एक ऐसा मुकाम है, और किसी ना किसी को तो देश के लिए कुर्बानी देनी है। भारत की सैन्य ताकत की मैं बात करूं, पिछले 10 सालों में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता हमने हासिल की है, और इस बार तो आपने बजट में भी देखा कि 6,21,000 से ज़्यादा जो है वो एलोकेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन डिफेंस को। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल का जवाब लूं, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, ये सुन लेते हैं। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। मेजर जनरल रवि अरोरा, आपसे अपने सवाल का जवाब चाहूंगी। यस। देखो, कोई भी जब जंग होती है ना, तो पता लग जाता है कौन आपके दोस्त हैं और कौन आपके दोस्त नहीं हैं बाकी देशों के। जी, जब भी इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, तब दोनों देशों पर पाबंदियां लगाई गई। कोई भी एम्युनिशन और वॉरलाइक मटेरियल का एक्सपोर्ट बंद हो जाता है दूसरे देशों से। सिर्फ अब कारगिल में भी देखिए, सिर्फ इजराइल और रशिया ने सप्लाई जारी रखी और काफी मदद की, मगर ये मदद की कीमत कहीं दुगना, कहीं मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। उसी चीज के लिए आप 8 गुना 6 गुना भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सो ये तो ये कारगिल के टाइम चाहे कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे थे, पोफर्स गन थी या टैंक थे या एयरफोर्स फाइटर्स थे, सब आप देखें सब फॉरेन ओरिजिन के थे। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि हमें आत्मनिर्भरता होने के लिए जो जो स्टेप्स उठाने पड़े वो भी इमीडिएटली नहीं किए गए। 1999 में ये लड़ाई हुई जी। 2020 में गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठे, टास्क फोर्स बैठी, 1-2 साल बाद जो रिकमेंडेशन है वो अप्रूव हुई। बट 2004 में अनफॉर्चुनेटली यूपीए सरकार आई तो 10 साल तक रिफॉर्म्स में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आपको याद होगा कि सीडीएस का पोस्ट भी लटक गया और बाद में ही अप्रूव हुआ। मगर जब से 2014 से जब एनडीए की सरकार आई तो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता भारत, और बहुत क्लियर पॉलिसीज थी कि हमें एक्सपोर्ट
ज्यादा करने हैं, इंपोर्ट कम करने हैं, देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस अच्छा बनाना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक 4 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट इशू कर दी है, जिसमें डिटेल में हजारों आइटम लिखे गए हैं कि ये देश के अंदर ही बनेंगे, इंपोर्ट नहीं होगा, और उसके आगे साल लगा दिया गया है किस साल से इसका जो इंपोर्ट है बंद कर दिया जाए। इसके अलावा कई एक स्कीम्स चलाई गई हैं इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और इंसेंटिव्स दिए गए जी। सो अब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में और जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनका भी कॉर्पोरेटाइजेशन करके उनमें भी कॉम्पिटिटिवनेस, और जो गवर्नमेंट के रिजर्व ऑर्डर हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज को ही जाते थे, अब काफी हद तक प्राइवेट कंपनीज को जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी चेंजेस आए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है। सो अब अगर आप देखें, जितना भी तब से गवर्नमेंट ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया है, लाखों हजारों करोड़ की तादाद में मंजूरी दी गई है कि ये इंडिया में ही बनाया जाए। अब स्थिति ऐसी है कि चाहे मिसाइल्स ले लो, टैंक्स ले लो, फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस वगैरह, हर एक क्षेत्र में इंडियन वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट अब मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं और एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आज भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा कर रहा है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी उनकी भी ज़रूरतें डिफेंस के एक सेक्टर में पूरी कर रहा है। कैप्टन अखिलेश, 25 साल पहले देश की सेना और आज देश की सेना, आज देश की सेना जो है दुनिया की टॉप 5 मजबूत सेनाओं में शुमार है और भारत की आत्मनिर्भरता जो है सैन्य शक्ति के रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नो, डेफिनेटली, बिकॉज जो कारगिल की वॉर लड़ी गई थी उसमें हमारे संसाधन, हमारे रिसोर्सेज और दुश्मन की पोजीशन सब कुछ उनके एडवांटेज में थी। वो केवल हमने वीरता से जीता, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बलिदान देना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी। आज उसमें बहुत चेंज हुआ है। जब जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, उसको भी इंप्लीमेंट करने में टाइम लगा। बट मैं कहना चाहूँगा पिछले 8-9 साल में जितना काम हुआ है, आप अपने डिफेंस सेक्टर में देखिए, एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट सो दैट यू गेट द बेस्ट, वो एक बहुत बड़ा कदम है। साइबर सिक्योरिटी की तरफ बहुत काम हुआ है, साइबर वॉरफेयर, बिकॉज जो फ्यूचर की वॉर है वो वैसे नहीं लड़ी जाएगी जैसे कारगिल की वॉर लड़ी गई। तो हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना है, केवल हमें कारगिल में देख के अपनी कमियों को पूरा नहीं करना है, हमें फ्यूचर में देखना है। आज की डेट में हमारे पास दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट, और अगर मैं आर्टिलरी की बात करूं, जो हमारी गन्स की मारक क्षमता है और जो उनकी रेंज है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। इनफैक्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि पहले बिल्कुल यूज़ नहीं होती थी, आज की डेट में इंडिया न्यू ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक वन ऑफ द बेस्ट है कंट्री। वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली, इजराइल वगैरह के साथ हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया है, क्योंकि जैसा सर ने बिल्कुल सही कहा, कारगिल के समय भी बहुत सारे देशों ने अपनी सप्लाई बंद कर दी थी। जब आप लड़ाई में बीच में हैं तो इस तरह की चीज़ों में आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा कि आप अपनी रक्षा कर सकें और हर लड़ाई जीत सके। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। एंड आई एम सेइंग, आज हमारी जो फौज है वो कहीं ज़्यादा आत्मनिर्भर है और हर सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन अखिलेश इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और रवि अरोड़ा सर आपका भी बातचीत करने के लिए। हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। करगिल विजय दिवस की इस 25वीं सालगिरह पर तमाम शूरवीरों को संसद टीवी का सलाम, नमस्कार।